डीएनए में अब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के एक बड़े सवाल का विश्लेषण करेंगे और सवाल ये है कि भारत और चीन के संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के मन में यही सवाल है कि भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर नया अपडेट क्या है, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि अगर भारत और चीन के बीच कोई युद्ध होता है तो इसका असर सभी देशों पर पड़ेगा। इसलिए दुनिया बहुत दिनों तक दोनों देशों के बीच के तनाव पर खामोश नहीं रह सकती। लेकिन आज हम दुनिया की खामोशी की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम चीन के कूटनीतिक कंफ्यूजन का विश्लेषण करेंगे। इसकी वजह यह है कि चीन का मीडिया अपने ही देश को लेकर काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ न्यूज दोनों देशों के संबंधों में नरमी के संकेत दे रही है, जबकि चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को धमकियां दे रहा है और भारत के खिलाफ झूठी खबरें छाप रहा है। बीजिंग में इस वक्त भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मौजूद हैं और वहां ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिनों की बैठक चल रही है और इस बैठक की मेजबानी चीन के स्टेट काउंसिलर येंग जीची कर रहे हैं। इस दौरान अजीत डोवल और येंग जीची की आपस में मुलाकात भी हुई। डोकलाम में दोनों देशों की सेना के बीच पिछले महीने से जारी तनाव के बाद पहली बार भारत और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों की इस तरह की मुलाकात हुई। येंग चीन की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं और उन्हें ही भारत के एनएसए अजीत डोवल के साथ बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों ही भारत और चीन के बीच होने वाले वार्ताओं के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। दोनों की बातचीत के बाद चीन के मीडिया की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे लगता है कि डोकलाम पर चीन का रुख आने वाले समय में कुछ नर्म हो सकता है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ न्यूज ने अजीत डोवल और उनके चीनी समकक्ष की मुलाकात पर जो टिप्पणी की है वो ऐसा संकेत दे रही है। इस न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि दोनों जन्मजात शत्रु नहीं हैं। क्योंकि इस एजेंसी ने यह भी कहा है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की इन टिप्पणियों पर आपको आज गौर करना चाहिए। आपको पता है कि पिछले करीब 1.5 महीने से भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। चीन करीब हर रोज भारत को धमकियां दे रहा है और ऐसे में उसी की सरकारी न्यूज एजेंसी की ये टिप्पणियां बहुत मायने रखती हैं। इस एजेंसी ने यह भी लिखा है कि भारत और चीन को शत्रुओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के एक जैसे हित हैं, एक जैसी महत्वाकांक्षाएं हैं और दोनों विकासशील देश हैं। इसलिए दोनों देशों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ मिलकर काम करना चाहिए। चीन का मीडिया जो भी कहे, लेकिन अभी भी डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं। भूटान के डोकलाम पठार में चीनी सेनाओं की घुसपैठ लंबे वक्त से की गई तैयारियों का नतीजा है। चीन भूटान की भारत पर निर्भरता को खत्म करना चाहता है। ऐसा होने पर भूटान की उस सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा जिस पर चीन की लंबे अरसे से नजर है। चीनी तानाशाह माओ त्से तुंग ने तिब्बत के बाद जिन इलाकों को हड़पने की योजना बनाई थी उनमें भूटान भी था, लेकिन चीन को भारत की तरफ से इतनी तेजी से और इतनी दृढ़ता के साथ कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। भारत दोबारा वो गलती दोहराना नहीं चाहता जो 6 दशक पहले तिब्बत के साथ हुई थी। उस वक्त चीन ने तिब्बत को बड़ी आसानी से हड़प लिया था और भारत मूक समर्थन देता रहा था। इसलिए चीन बेचैन है। चीन के सरकारी मीडिया की हेडलाइंस हर रोज नई धमकी के साथ शुरू होती हैं। शुरुआत में चीनी मीडिया ने भारतीय सेनाओं को बिना शर्त पीछे हटने की धमकी दी, फिर 1962 के युद्ध की याद दिलाई और उसके बाद पूरी सीमा पर लड़ाई छेड़ने की भी धमकी दी। चीन एक ऐसा देश है जिसे प्रोपेगेंडा का मास्टर माना जाता है, लेकिन चाइनीज सामान की तरह उसका प्रोपेगेंडा भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इसलिए आज हम चीन के कुछ झूठे दावों का भी पर्दाफाश करेंगे। चीन में तानाशाही है, वहां लोकतंत्र नहीं है। वहां एक ही पार्टी का शासन चलता है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी। इसलिए वहां के हालात भारत जैसे नहीं है। चीन में सरकार जो चाहती है वहां का मीडिया वही छापता है, या कह लीजिए मीडिया को वही छापना पड़ता है। चीन के मीडिया पर सरकार का नियंत्रण है। वहां हमारे देश की तरह कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। इसलिए चीन की सरकार जो भी एजेंडा या प्रोपेगेंडा चलाती है, मीडिया को वही दिखाना या छापना पड़ता है। और चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स तो सरकार का अपना माउथपीस है। ग्लोबल टाइम्स ने अब एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है
जो 1962 में भारत और चीन के युद्ध में हिस्सा लेने वाले पुराने सैनिकों के साथ बातचीत पर आधारित है। इस रिपोर्ट में चीन ने बड़े बड़े दावे किए हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि 1962 का युद्ध लड़ने वाले चीनी सैनिक एक बार फिर भारत से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ये भी लिखा गया है कि ये पुराने सैनिक अपने नाती पोतों को भी भारत से लड़ने के लिए भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट का मुख्य मकसद भारतीय सेना को कमजोर साबित करना है, लेकिन हम आज इस रिपोर्ट के हर झूठ का पर्दाफाश आपके सामने करेंगे। इस रिपोर्ट में चीनी सेना के पूर्व सैनिकों के हवाले से कहा गया है कि 1962 में भारतीय सेना के पास बेहतरीन हथियार थे और उनके पास रसद भी बेहतरीन था। इसके बावजूद पीएलए यानी चीन की सेना ने उन्हें हरा दिया था। इस रिपोर्ट में 1962 के युद्ध में शामिल चीन की 55वीं डिवीजन के एक सैनिक का इंटरव्यू छापा गया है और इसके आधार पर दावा किया गया है कि भारतीय सैनिकों के पास ऑटोमेटिक हथियार थे और गाड़ियों में लगी हुई तोपें थी। भारतीय सैनिक आरामदायक स्लीपिंग बैग्स में सोते थे और डिब्बाबंद मीट और सब्जियां खाते थे, जबकि चीनी सैनिक पहाड़ियों के रास्ते से होते हुए अपने कंधों पर अपनी तोप और हथियार लादकर ले गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय सेना को बुरी तरह से हरा दिया क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति का जुनून था। ये सारी बातें चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छापे गए एक लेख में लिखी है। लेकिन हम चीन के मीडिया को ये सलाह देना चाहते हैं कि वो ब्रिगेडियर जॉन दलवी की किताब द हिमालयन ब्लंडर जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके बाद उन्हें असलियत का अंदाजा हो जाएगा। भारतीय सेना और नेताओं को चीन द्वारा धोखे से किए गए हमले की आशंका नहीं थी, इसीलिए भारतीय सेना इस युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थी। ब्रिगेडियर जॉन दलवी की ब्रिगेड को युद्ध से कुछ दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग के आगे सरहद पर भेजा गया था, जहां उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ा। सैनिकों के पास केवल उतना ही गोला बारूद मौजूद था जितना वो अपने कंधों पर लादकर ले जा सकते थे। उनके पास 303 राइफल्स थीं और ज्यादातर सैनिक सीधे मैदानी इलाकों से ले जाए गए थे, इसलिए उनके पास सर्दियों के लिए कपड़े तक नहीं थे। बहुत से सैनिक तो कैनवस के जूतों में थे, इसलिए जब चीन की सेना ने बहुत बड़ी तादाद में हमला किया तो भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी भारतीय सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, चाहे अरुणाचल प्रदेश के वेलोंग की लड़ाई हो या लद्दाख के चुशूल की लड़ाई हो। भारतीय सेना ने चीन की सेना का डटकर मुकाबला किया है। चीन की लगातार धमकियों के बावजूद अब तक भारत का रुख बेहद संतुलित लेकिन सख्त रहा है। 1 अगस्त को चीन की सेना यानी पीएलए का स्थापना दिवस है और पिछले कुछ दिनों से चीन की सेना अपनी ताकत का लगातार प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से चीन की तरफ से हर किस्म की धमकी दिए जाने के बावजूद वहां की सेना की तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है जिससे ये लगे कि चीन की सेना वाकई लड़ाई की तैयारी कर रही है। वैसे बात भारत और चीन की हो रही है तो आज मैं आपको भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश लेकर जाना चाहता हूँ। भारत के इस राज्य की सीमाएं चीन, म्यांमार, भूटान और तिब्बत से मिलती हैं और जिस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक नजर हमेशा रहती है, ठीक उसी तरह अरुणाचल प्रदेश चीन और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद का एक केंद्र है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला भारत और चीन की सीमा से सिर्फ 47 किलोमीटर दूर है। ये क्षेत्र 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध का सबसे बड़ा गवाह है। रणनीतिक तौर पर सिर्फ तवांग ही नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए काफी अहम है। तवांग जिले में मौजूद पर्वतों की चोटियां 3,500 फीट से लेकर 22,500 फीट ऊंची हैं। इस इलाके की सुरक्षा के लिए हिमवीर के नाम से मशहूर आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। भारत और चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवान 9,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक तैनात हैं। वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भी आईटीबीपी के जवानों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। पिछले साल अक्टूबर के महीने में मुझे अरुणाचल प्रदेश के तवांग जाने का मौका मिला था। उस वक्त हमने भारत और चीन के बॉर्डर पर मौजूद चूना पोस्ट से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद चूना पोस्ट के बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में गूगल मैप्स को भी जानकारी नहीं है, इसलिए आज आपको उस रिपोर्ट के फ्लैशबैक में लेकर जाना जरूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि भारत और चीन के बिगड़ते रिश्तों के बीच हमारे वीर जवान कैसे सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब
2400 किलोमीटर दूर मौजूद तवांग देश का वो इलाका है जिसकी खूबसूरती हर हिंदुस्तानी के सिर का ताज है। हालांकि तवांग की इस खूबसूरती से देश के दुश्मनों को जलन भी महसूस होती होगी। चीन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर तवांग शहर में आमतौर पर बौद्ध मठ के मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं। लेकिन 1962 में एक सुबह अचानक ये घाटी गोलियों की आवाजों से गूंज उठी थी। तब चीन की सेना ने मैकमोहन रेखा पार करके भारत पर हमला बोल दिया था। 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुई लड़ाई 1 महीने तक चली थी। इसके बाद चीन ने युद्ध विराम का ऐलान किया और अपनी सेना को भी वापस बुला लिया। लेकिन तब तक चीन की सेना इस इलाके तक घुस चुकी थी और यहां बड़े इलाके पर उसने कब्जा कर लिया था। 1962 के घाव अब भर चुके हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान आज भी दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। इस दौरान उनका सामना सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि उस बेरहम मौसम से भी होता है जो हर पल उनकी जान के पीछे पड़ा रहता है। और ये बात हमें तब महसूस हुई जब हम खुद वहां पर पहुंचे। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हम तवांग में आईटीबीपी की उस चूना पोस्ट पर जाएंगे जिस जगह के बारे में ये बात मशहूर है कि ये गूगल मैप्स पर ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये वो जगह है जहां आज तक देश के मीडिया का कोई डिजाइनर पत्रकार नहीं पहुंचा, क्योंकि ये जगह सुविधाजनक नहीं है। यहां पहुंचना बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन है और यहां देशभक्ति की हवाएं काफी तेज गति से चलती हैं। इस वक्त हम तवांग से चूना पोस्ट की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त हम एक मी-17 हेलीकॉप्टर में हैं। ये मी-17 का V5 लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है और तवांग और चूना पोस्ट ये वो जगहें हैं। आपको याद होगा 1962 में जब चीन ने हमला किया था तो तवांग पर कब्जा जमा लिया था और चूना पोस्ट इस इलाके में आईटीबीपी द्वारा गार्डेड सबसे आखिरी पोस्ट है और उसके बाद चीन का बॉर्डर वहां से शुरू हो जाता है। डीएनए में कुछ समय पहले हम आपको सियाचिन लेकर गए थे। तब मैंने आपको बताया था कि कैसे वहां तैनात जवान हड्डियां गला देने वाली सर्दी में भी साल के 365 दिनों तक सीना तान कर खड़े रहते हैं। तवांग के चूना पोस्ट के हालात भी कम मुश्किल नहीं है। इन इलाकों में भी साल के 5 से 6 महीने तक जमकर बर्फबारी होती है। बर्फीली हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आप भारत की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर आए जहां की हाइट करीब 15,000 फीट हो, जहां आसपास जंगल हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, जिंदा रहना मुश्किल हो और वहां आपको तिरंगा लहराता हुआ नज़र आए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे लगता है ये तस्वीर देखकर इस देश में जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे अभी, उन सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये चूना पोस्ट है जो भारत की आखिरी फॉरवर्ड पोस्ट है चाइना बॉर्डर पर, और जिस वक्त अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो चीन शुरू हो जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद यहाँ की जो इस वक्त हाइट है वो है करीब 15,000 फीट, लेकिन हमारे जवान यहाँ पर 16-17 हज़ार फीट के आसपास की जो पोस्ट बनी हुई है वहाँ पर भी तैनात हैं। ये जगह हमें ऐसा लगता है कि किसी जैसे लोग 4 धाम जाते हैं, यहाँ आना 4 धाम आने से कम नहीं है। और आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस फॉरवर्ड पोस्ट पर आईटीबीपी के जवान यहाँ पर तैनात हैं, क्या उनका जीवन है, कैसे रहते हैं। आपको अक्सर जवानों के बीच आने का मौका नहीं मिलता होगा और आपको ये भी नहीं पता चलता होगा कि जवानों का जीवन क्या होता है।
अक्सर हम सिर्फ सियाचिन की बात करते हैं, क्योंकि सियाचिन में भारत ने बहुत ताकत झोंक कर रखी है, लेकिन ये जगह भी सियाचिन से कम नहीं है। हालांकि जो हाइट है वो सियाचिन से थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर रहना उतना ही मुश्किल है, ये जगह उतनी ही दुर्गम है। और ये वो जगह है जहाँ पर 1962 में चीन ने हमला बोला था। जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, चूना पोस्ट की, यहाँ पर सबसे बड़ा ख़तरा होता है चीन से। और क्योंकि आजकल सब तरफ चीन की बात चल रही है, चीन के और भारत के संबंध शायद उतने बेहतर नहीं हैं जितने के होने चाहिए। इसलिए इस तरह की जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस पोस्ट के ठीक सामने चीन के इलाके शुरू हो जाते हैं, जहां हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है और उसकी नज़र यहां आने वाले हर व्यक्ति और हर गतिविधि पर रहती है। हालांकि जब हम इस पोस्ट पर तैनात जवानों से मिले तो हमें एहसास हो गया कि देश की सरहद सुरक्षित हाथों में है, आप सुरक्षित हाथों में हैं। ये जवान भी आप ही की तरह जी न्यूज़ देखते हैं और जी न्यूज़ की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बड़े फैन हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, बड़ी खुशी हुई कि आप लोग देखते हैं। नहीं बिल्कुल, स्पेशली तो ऑन द सोशल इशू, लाइक एजुकेशन हो गया, फिर वो जो क्या बोलते हैं जो पानी की प्रॉब्लम रहती है, जो बेसिक आई आल्सो डू द सेम प्लेस। जब हमने उनसे बात करनी चाही तो उनके दिल की बात उनकी जुबान पर आ गई। तो जैसा आप जानते हैं, इस वक्त हम चूना पोस्ट पर हैं और चूना पोस्ट को गार्ड करती है आईटीबीपी, और आईटीबीपी के डीआईजी अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ जीवन कैसा है। अशोक जी, सियाचिन की बात तो हम बहुत करते हैं, सारे देश का ध्यान, मीडिया का ध्यान भी सियाचिन पर रहता है। मैं भी कुछ महीने पहले गया था वहाँ, लेकिन ये जगह भी सियाचिन से कम डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका टेरेन मुझे लगता है और भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ की कनेक्टिविटी यहाँ से बेटर है। तो यहाँ की मुश्किलों के बारे में बताइए और ये चूना के इस पोस्ट के महत्व के बारे में हमें बताइए। सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने दिल्ली से यहाँ आने की हिम्मत की और आकर के हमारे जवानों के बीच में अपनी उपस्थिति से हमारा हौसला बुलंद किया। चूना एक ऐसा जगह है जहाँ से हम हमेशा एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं। आपने देखा होगा जब आप हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जवान को हमेशा पैदल आना पड़ता है, जंग से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है और आने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है, और अपना सेल्फ अरेंजमेंट करके वो लोग आते हैं। रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से यहाँ जितने भी संसाधन रसद यहाँ आता है वो सारे रसद हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते हैं। कुछ रसद तो हमें एयर ड्रॉप करके प्राप्त किए जाते हैं, और कुछ जैसे आपने देखा कि हेलीकॉप्टर लैंड किया है तो जो लाइट वेट के सामान होते हैं वो लैंड करने के बाद हमें प्राप्त होता है। जब हम एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं तो उसमें काफ़ी सामान डैमेज भी होता है, जिसकी भरपाई हमें अपने लेवल पे करनी पड़ती है। इस जगह का महत्व सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम इस साइड की अगर बात करें तो इधर हमारा लुंगर पोस्ट है, और राइट हैंड साइड में इस एरिया का सबसे रिमोट विलेज मागो है, जहाँ पे विलेजर्स रहते हैं। यहाँ पे आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम जैसे लोगों के लिए, जो सिविलियंस हैं, यहाँ तो सांस लेना मुश्किल है, इसीलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। नहीं ठीक है। तो यहाँ हम तो आपके लिए पूरे देश के लोगों का संदेश लेकर आए हैं कि सब लोग आपको बहुत मानते हैं, पसंद करते हैं, और सब लोग जानते हैं कि आप देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जय हिंद की गूंज हो जाए देश के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चूना पोस्ट पर हमें सिर्फ 20 मिनट रुकने की इजाजत थी, और इन्हीं 20 मिनटों में हमें इन जवानों के चेहरे की मुस्कान और इनके शौर्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना था, ताकि पूरे देश तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। हर पल बदलते मौसम की वजह से मी-17 हेलीकॉप्टर के उड़ान न भर पाने का भी खतरा था, और अगर ऐसा होता तो फिर वहां से वापसी लगभग असंभव थी। इसलिए हमने आईटीबीपी और सेना के जवानों से विदा ली और अपनी मंजिल की तरफ वापस चल पड़े।